पिछले 48 दिन से कर्फ्यू के साये में जी रहे कश्मीर घाटी की घावों पर मरहम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में विपक्षी दलों से मुलाकात की और अब एक महीने के भीतर दूसरी बार गृहमंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे हैं। राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद गृहमंत्री ने एक बार फिर शांति की अपील की। हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सिर्फ 5% लोग ही घाटी में उपद्रव फैला रहे हैं। इस समस्या का, जैसा वाजपेयी जी ने कहा था, एक इंसानियत के तरीके में समाधान चाहते हैं। हमारा फोकस वो लोग रहने चाहिए जो लोग यहाँ तबाही मचाते हैं। 5% उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के तहत उनको डील किया जाएगा। बल प्रयोग और पैलेट गन के सवालों पर महबूबा ने आपा खो दिया। हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। लेकिन गृहमंत्री ने इनका इस्तेमाल जल्दी ही बंद करने का भरोसा भी दिलाया है। विदिन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। वैसे अपने सुरक्षा के जवानों से भी हम लोगों ने कहा है जितना अधिक से अधिक हो सके वह रिस्ट्रेन बरतें। गृहमंत्री के बयानों का विपक्षी दलों ने स्वागत तो किया है, लेकिन ये ताकीद भी की है कि अब बातों से ज्यादा एक्शन का टाइम है। जो साथी रास्ते से भटक गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने का एक ईमानदारी से प्रयास करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी और इसमें हिस्सा लेगी। गृहमंत्री ने कश्मीर में सभी इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत पसंद लोगों को मुलाकात का न्योता दिया था, लेकिन हुर्रियत के नेताओं की नजरबंदी जारी रखी गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिना हुर्रियत नेताओं से बातचीत के घाटी में अमन आ सकता है? और अगर घाटी में सिर्फ 5% लोग ही उपद्रवी हैं, तो इन पर काबू पाने में इतनी देर क्यों लग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज आवाज अड्डा पर कश्मीर की बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इसमें शामिल है बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तरेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, जुड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार, सुप्रीम कोर्ट के वकील तनवीर अहमद मीर, राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह और कश्मीर में लंबे समय तक पत्रकारिता कर चुके वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आज का बड़ा सवाल हम जनता के सामने रख दें। क्या राजनाथ सिंह के दौरे से कश्मीर में शांति बहाल होगी? आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC आवाज पर जाकर दे सकते हैं। आप लोग क्या राय देते हैं वो कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि देश की जनता या आप लोग क्या कह रहे हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरान नबी डार साहब, आप राजनाथ सिंह जो 2 दिन के दौरे पर गए, तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, भरोसा जताया, ये कहा कि सबसे बात करेंगे, पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे, कोई विकल्प लेके आएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस से भी कहा गया है कि वो सबसे अच्छी तरह से डील करे, बल प्रयोग कम करे। इतना भरोसा दिलाने के बाद अब आपको लगता है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, अच्छा सकारात्मक माहौल है और हम इस समस्या की हल की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले जो होम मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दिया, बहुत ही खुशायन स्टेटमेंट है और हम इसको वेलकम करते हैं। ये जो उन्होंने बात कही कि पैलेट गन्स का जो है मुतबादल ढूंढा जाएगा और 3 दिन का जो है टाइम फ्रेम भी दिया, तो उम्मीद रखते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है पैलेट गन्स को वापस जो है किया जाएगा। दूसरी बात, डायलॉग की ऐसी कोई बात उन्होंने मैंने डायलॉग की बात सुनी नहीं कि वो किन से डायलॉग करना चाहते। 2 दिन तो वो आए थे यहाँ पर, लेकिन एक प्रिपरेशन जो होनी चाहिए थी होम मिनिस्टर की विजिट के पहले, वो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं की थी। अगर उन्होंने जो ट्वीट किया होम मिनिस्टर ने यहाँ आने से पहले, एक तो सबसे पहले इंटरनेट चल नहीं रहा है, तो बहुत लोग तो उस ट्वीट को पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जैसा आपने भी अपने पैकेज में कहा था कि हुर्रियत लीडर्स कंटिन्यूअसली हाउस अरेस्टेड स्टेट में है, तो उन
ये जो मसले हैं इनको देखकर मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी, लेकिन हाफ बेक्ड इनिशिएटिव इसको हम कहेंगे कि जिस तरीके में जो लोग आने चाहिए थे टॉक्स के लिए, जो लोग आने चाहिए थे डायलॉग के लिए, वो नहीं आ पाए। अल्टीमेटली आपको उन लोगों से ही बात करनी पड़ेगी जो आपके व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इस विजिट पे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको हर किसी व्यू पॉइंट वाले इंसान को एंगेज करना पड़ेगा। जो कश्मीर में हालात कश्मीरियत और इंसानियत की बात कही, और ये भी कहा, दो बातें कही। एक तो जो आप कह रहे हैं ट्वीट उन्होंने किया, लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, और साथ में उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में रहते हुए वो हर तरीके के व्यक्ति, पार्टी, सबसे बात करने के लिए तैयार है। मसला इसी में ही है ना, ये जो रिजिड स्टांस रखा जाए। अगर आप इंसानियत या जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जैसे वाजपेयी साहब ने किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हर किसी फिक्र अंदाज के इंसान से बात की थी, उसमें हुर्रियत भी था, उसमें बाकी लोग भी थे। सो ये रिजिड स्टांस जो है, मुझे लगता है कि इस रिजिड स्टांस को छोड़ के थोड़ा एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर वो सही मानों में यहाँ के इस जलते हुए माहौल पे पानी छिड़कना चाहते हैं। क्योंकि डी एस्केलेशन ऑफ वायलेंस इतना है, इतने पैमाने का हो गया है, आज 50 दिन होने को आ रहे हैं, और अभी तक नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नहीं स्टेट गवर्नमेंट समझ रही है कि वायलेंस को कैसे कंटेन किया जाए। अब ये बात की जा रही है कि पहले वायलेंस कंटेन हो, उसके बाद हम जो है डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये दूसरी एक कंफ्यूज वाली बात है कि अगर आप किस तरीके में वायलेंस को रुकाएंगे। आप रुकाएंगे जब आप इनिशिएटिव लेंगे, जब आप बुलाएंगे उन फरीकों को जो आपके व्यू पॉइंट से मुतफिक नहीं है, आप उनको बुलाएंगे। उन्होंने कहा तो है कि बात करेंगे। नरेंद्र तनेजा साहब कोशिश करेंगे कि वायलेंस क्या गृह मंत्री ने ये जो आश्वासन दिए या बातचीत का न्योता दिया, उन्होंने कहा संविधान के दायरे में रहते हुए हर किसी से बात करेंगे, कि तो क्या संविधान के दायरे में ये नहीं आते? मुझे तो लगता है कि जब उन्होंने संविधान के दायरे में बात की, संविधान एक ही बात कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब इस लाइन के आगे जो भी बात करने के लिए तैयार है वो आए, चाहे वो अलगाववादी हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, या आपके व्यू पॉइंट से तारुफ रखते हो ना रखते हो। देखिए, होम मिनिस्टर वहां पर रहे, उन्होंने पहला वक्तव्य यही दिया कि मैं नेहरू गेस्ट हाउस में ठहरा हूं और स्वागत है, और वहां से लगभग 300 लोग उनसे मिले हैं, तरह तरह की सिविल सोसाइटी के लोग मिले हैं, पॉलिटिकल ग्रुप मिले हैं, दर्जनों डेलीगेशंस मिले हैं। अब ये कोई अगर कहना चाहता है कि हुर्रियत, जिसके नेता गिलानी साहब ये कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानता, अगर उनसे ही बात करना, खाली बात करना है, तो वो अपने विचार अपने पास रखें। जो संविधान को नहीं मानता, वो इंसानियत को भी नहीं मानता, वो कश्मीरियत को भी नहीं मानता, वो जमहूरियत को भी नहीं मानता, वो पाकिस्तानियत को मानता है। वो लोग जो सिर्फ पाकिस्तानियत को यकीन रखते हैं, हम कतई उनसे बात नहीं करना चाहते। देखिए, जो संविधान के अंदर का होम मिनिस्टर के प्रिपरेशन की जहां तक बात है, होम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं पूरी प्रिपरेशन होती है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, अपने देश के अंदर गए हैं, अपने घर गए हैं, और वहां जाकर के उन्होंने खुल के बात करी है, और जो फीडबैक है, जिस तरह का सारा उनको फीडबैक मिला है, बातचीत हुई है, एक अच्छी जमीन तैयार की। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने, मेरे साथी ने उदाहरण दिया वाजपेयी जी का, ये एक बात याद रखने की है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी वहां 2002 में गए थे, जहां उन्होंने कश्मीरियत और इंसानियत की बात करी थी। उसके बाद वो पूरा प्रोसेस का रिजल्ट 2004 तक आए थे। चीजों में समय लगता है। जब आपका एक मुल्क बैठा हुआ है, पूरी स्टेट मशीनरी उसकी लगी हुई है, जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, वो पूरी मशीन एक स्टेट लगी हुई है कि वहां पे जो है दंगा फसाद कराया जा रहा है। उनके दंगा फसाद के वहां पे लोग बैठे हुए हैं, एजेंट बैठे हुए हैं, वहां उनका पैसा जा रहा है, वहां उनका असला जा रहा है, वहां उनके इरादे जा रहे हैं। तो उसके साथ में आपको कोई चीज लाने में थोड़ा सा समय लगता है। यूपी, वहां के चीफ मिनिस्टर महबूबा जी ने खुद कहा कि मात्र 5% लोग, है ना। और आप एक बात बड़ी गौर तलब की देखिए, यह है कि जब कश्मीर की बात होती है, वो खाली होम मिनिस्टर नहीं है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है, कौन सा ऐसा भारतीय, जम्मू से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या मिजोरम से लेके गुजरात तक, जो
ये चाहता है कि कश्मीर जो है वहां अमन ना आए, या जो ये पसंद करेगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। ऐसा हिंदुस्तानी ना अभी पैदा हुआ है ना पैदा होगा। और जब तक ये सच्चाई है तो वो लोग जो ये कहते हैं हम संविधान को नहीं मानते, और ये लोग कुछ लोग कहते हैं सिर्फ उन्हीं से बात करो तभी होगा, तो मुझे लगता है कि कश्मीर में जिन लोगों की समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है, और गृह मंत्री ऐसे तमाम लोगों से मिल करके आए। राजीव जी बिल्कुल, राजीव त्यागी साहब, मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर साहब। राजीव त्यागी साहब, गृह मंत्री जो 2 दिन के दौरे पे गए, जो बातचीत उन्होंने 300 लोगों से की, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ आश्वासन दिए गए, आपको लगता है कि इसके बावजूद भी एक सकारात्मक पहल नहीं रही, कुछ कमी छोड़ के आ गए हैं वो, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब का अपना वक्तव्य हो सकता है और अपना मत हो सकता है, और प्रजातंत्र की यही खूबी है कि सबको अपना वक्तव्य और मत रखने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है, हम निश्चित रूप से गृह मंत्री महोदय के बयान का स्वागत करते हैं और ये कहेंगे कि प्रजातंत्र में सबसे पहला जो समाधान है वो संवाद है। संवाद के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता, और संवाद करना ही सबसे बड़ी शैली होनी चाहिए किसी भी सरकार की। अब यह बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कांग्रेस पार्टी ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रचना करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके जो भी संवाद करना चाहता है वही सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, संवादियत और संविधानियत, तो संविधानियत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और संविधान के दायरे में रह करके हमको सबको रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी तो पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, सभी दलों ने पास किया था, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार भी थी, पीडीपी के मुफ्ती साहब भी थे, सभी थे, कि जिन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसमें कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वो भारत माता का मुकुट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और बहुत कहना चाहूंगा, जब कश्मीर भारत माता का मुकुट अंग है तो कश्मीर में रहने वाले भी भारत के लोग बाग, उनको भी अमन चाहिए, उनको भी विकास चाहिए। तो सरकार का दायित्व है कि जो अमन पसंद लोग बाग हैं उनको बातचीत करके उसको मुख्य धारा में ला करके कश्मीर में बेहतर चीज करे। हमने पार्लियामेंट में पहले दिन से कह रहे हैं, पार्लियामेंट में जब से कश्मीर की बुरहान वानी की जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से हम कह रहे हैं कि कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। शायद मुझे लगता है सरकार का अगला कदम यही होना चाहिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र की ये खूबी बोल क्या है, राजनाथ सिंह ने बोला है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेंगे कश्मीर में, और जल्दी ये होगा। तनवीर अहमद मीर साहब, जो एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है प्लीज। कश्मीर को लेकर के देखिए, शुरू से हमने 2 चीज और कही है। इससे पहले मैं पैरनगेट के इस्तेमाल को लेकर के हमेशा सरकार को कॉशियस किया, पहली बात। दूसरा, कश्मीर में जो हमारे सैनिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और कश्मीर की जो पुलिस है उसका सम्मान भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ जब आई थी तो कश्मीर के लोगों को याद रखना चाहिए, सेना नई बाढ़ में सेवा की थी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बात बोलना चाह रहे हैं? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता, 2 बातें मैं कहूंगा उनसे। एक बात तो उन्होंने कही कि हम बात नहीं करेंगे, हुर्रियत या कोई दूसरा ग्रुप जिनसे हम बात नहीं करेंगे। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने यहां पर एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया है, शायद आपने वो पढ़ा नहीं है, वो एजेंडा ऑफ अलायंस। उस एजेंडा ऑफ अलायंस में जब हुकूमत बनी पीडीपी और बीजेपी की, उसमें सही क्लियर तरीके में लिखा हुआ है कि हम हर किसी जो है एक पॉलिटिकल, चाहे वो किसी भी सोच से माने रखते होंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनको एंगेज करेंगे। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का मेंशन है। तो आप अपनी ही गवर्नमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा कि अब अगर एजेंडा ऑफ अलायंस में एक बात हुई थी और अब क्या आप उस एजेंडा ऑफ अलायंस को वापस ले रहे हैं? क्या आप उसको, जैसे बाकी सारे रिपोर्ट्स यहां से जाते हैं, क्या उसको भी आपने डस्टबिन में डाला है? यही ये जो इस टाइम पे कश्मीर के हालात हैं, ये इन्हीं सब चीजों की वजह से खराब हो रहे हैं। अगर आप एक प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं करते हैं, उस वजह से लोगों में जो है इंतशार फैलता है। उस वजह से मुझे नहीं लगता, मुझे बार उन्होंने बात सबसे करेंगे, बात संविधान के दायरे में कांग्रेस प्रवक्ता, एक सेकंड, मुझे अपना पॉइंट
जी मैं अपना पॉइंट कंप्लीट करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अभी यही बात कही कि ऑल पार्टी डेलीगेशन, जब उनकी हुकूमत थी, जब यूपीए सरकार थी, उन्होंने भी यहां पर ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा। इनफैक्ट उन्होंने यहां पर इंटरलोक्यूटर्स भेजे जिन्होंने तकरीबन 60 डेज तक जो है लोगों से बात की, और वो रिपोर्ट जो है अमन भी हुआ, ये भी आप सहमत होंगे, तब की सरकार को। लेकिन उस रिपोर्ट पे उस रिपोर्ट का जो उस हालत हुई ही है, वो हम सबको पता है कि वो रिपोर्ट कहां पे डाली गई है। तो कोई यहां पर जो है एक मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश न करे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजेंगे, या जब तक आप इस मैंडेट को वाज़ा नहीं करेंगे कि हम किन लोगों से बात, ये स्टार्ट में भी मैं यही बोल रहा हूं कि जो होम मिनिस्टर ने बात की कि हम जमहूरियत और इंसानियत के लिहाज में बात करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि हम किन से बात करेंगे। उनको पहले, अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन भी आए, वो पहले वाज़ह करे कि उनका मैंडेट क्या होगा, वो किन लोगों से बात करेंगे। ऐसे यहां पर आके जो है मुझे लगता है हम थोड़ा बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बात करने की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है, संविधान के दायरे में रहते हुए बात से। सुशील पंडित, सुशील पंडित, आपको लेकर आना चाहता हूं बहस के बीच में। जो बात डार साहब कह रहे हैं कि आपको उन मुख्तलिफ लोगों से भी बात करनी होगी जो आपके नजरिए से मेल नहीं खाता, लेकिन कह रहे हैं या तो गृह मंत्री कि आप आइए संविधान के दायरे में हमसे बात कीजिए, भारत, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये मानिए, और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। विपिन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत सरकार की एक सही है ना, लेकिन यहाँ हमारे आपके प्रवक्ता बीजेपी और इमरान नबी डार साहब, आप भी मर्यादा में रहिए और थोड़ी बात सुन लीजिए। इस वक्त बात हो इस सब को लेकर के इतना रोना धोना शुरू हो गया है। आप कम से कम ये समझिए कि इस वक्त बात करने की स्थिति है क्या? कश्मीर कहीं भी किसी भी व्यवस्था को नहीं देख पा रहा है। 70 लोग जमीन पर और आप व्यवस्था नहीं है। कब करेंगे बात? जमीन पर राज्य की ब्लाइंड हो गए नहीं है। 410 लोग बुलेट इंजरीज में है, तो कब करेंगे? पहाड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बोलूं क्या? मैं बार बार यही कह रहा हूं। अपना रटाया पहाड़ा पढ़ लें, उसके बाद मेरी बात होगी। लोग यहाँ पर मर रहे हैं, और मैं तो बार क्या कर रहे हैं? कहता हूं कि आप घरों में बैठे क्या कर रहे हैं? हटा आप तो नेता बनते हैं ना वहाँ के, कश्मीरी को आप वहाँ जाकर बात करने की स्थिति में है क्या? रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप घर से बाहर निकलकर उन लोगों से बात करने की स्थिति में है क्या? यहाँ पर लोग मर रहे हैं और आप अपने घरों से आप जो नेता बनते हैं, वहाँ चुनाव लड़के वोट लेते हैं, यहाँ पर आप उन लोगों के बीच में जाकर बात करने की स्थिति में है। इन सब चीजों से मसले हल नहीं होंगे। लेकिन डार साहब एक मिनट, आपने कहा कि वहाँ पर लोग मर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और भारत में सब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे ही लोग हैं। विपिन भट्ट जी, मैं अपनी बात कह लूं, दिक्कत यह है कि आज कश्मीर में धरातल पर व्यवस्था नहीं है, राज्य का प्रशासन नदारद है, पुलिस बचती फिर रही है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा एकेडेमिया, पूरा मीडिया इस वक्त ग्रस्त है। सबसे पहले बात करने की स्थिति में आना होगा। सबसे पहले प्रशासन को जमीन पर अपने पांव रखने होंगे, दिखाई पड़ना होगा। अगर मुख्यमंत्री कहती हैं कि केवल 5% लोग दंगा करते हैं, अशांति फैलाते हैं, तो बाकी 95% लोगों को उन 5% दंगाइयों से सुरक्षा की आवश्यकता है, व्यवस्था की आवश्यकता है। वो किसका मुंह ताकें? आज सरकार कश्मीर से नदारद है, और इसलिए सबसे पहले सरकार को, शासन को जमीन पर पांव टिकाकर पुनः व्यवस्था स्थापित करनी होगी। पंडित साहब, क्योंकि आप जमीन से जुड़े नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। नहीं तो फिर किसे पता है? डॉक्टर साहब, किसे पता है? मुख्यमंत्री बोलती हैं जम्मू कश्मीर के सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो उपद्रवी हैं, बाकी के लोग शांति चाहते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को नहीं समझती हैं? आप ही समझते हैं? आप बाहर क्यों नहीं निकलते? आपको नहीं पता है, आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कश्मीर को। चले, मैं मीर साहब के पास आ रहा हूँ। एक मिनट डार साहब, सुशील साहब, एक मिनट। बिल्कुल बाहर हैं, हम सड़क पे हैं, हम लोगों में बैठे हुए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। डार साहब, सुशील जी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं फिर से आता हूँ आपके पास, क्योंकि ऐसे बात करेंगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, बात उलझ कर रह जाएगी। मीर साहब, आपके पास एक प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तनवीर अहमद मीर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रहा है वो आप बता दीजिए कि आप कौन सा ब्रीफ बोल रहे हैं।
डॉक्टर साहब एक मिनट रुके तनवीर अहमद साहब यहाँ पर एक मिनट, सुशील जी एक मिनट आते हैं आपके पास भी आते हैं, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। तनवीर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि सिर्फ 5% लोग ऐसे जम्मू कश्मीर में जो हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, भटक गए हैं, 95% लोग हैं जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये 5% कौन है और इन पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? आपने मुझसे जी मीर साहब विपिन जी, पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनविटेशन दी। मैं जितने भी काबिल दोस्त डिबेट में हैं उनको मेरा सलाम और देखने वालों को मेरा सलाम। जो सुशील भाई ने बात कही, ये बात काफी हद तक सही है और मुझे इस बात से इत्तेफाक है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले भारत सरकार चाहे बीजेपी की आई या कांग्रेस की आई या जब भी आई, तो ये लेके चलना होगा कि ग्राउंड जीरो सिचुएशन पे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई 1990 से नहीं, सन 2010 में नहीं, 16 में नहीं, 1947 और उससे पहले भी अलगाववाद है। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेपरेटिज्म। ये अलगाववाद पहले एक्सेप्ट करें और उसके बाद में देखें कि साहब ये सेपरेटिज्म खत्म कैसे हो। मैं इसमें 2 पॉइंट कहना चाहूंगा जी। जहां आज की सिचुएशन है कि लगभग 50 दिन से कर्फ्यू हो गया और लगभग 1000 लोग से ज्यादा जो है अपनी आंखें खो बैठे हैं, तो भारत सरकार को अगर आज चाहिए, मेरे नजरिए के मुताबिक, मैं भी कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं, सुशील भाई भी रखते हैं, डार साहब भी रखते हैं, और हर एक कश्मीरी ये जानता है कि कश्मीर की प्रजा में जो एक्सेप्टेबिलिटी डॉक्टर करण सिंह साहब की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी के लेजिस्लेटर्स की नहीं है। पीछे भी जब कश्मीर में काफी मुश्किलात हालात हुए हैं तो डॉक्टर करण सिंह साहब आए हैं, उन्होंने लोगों से बात करी है। लोग डॉक्टर करण सिंह साहब का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका मान करते हैं। अगर डॉक्टर करण सिंह साहब को भी इस बात में बुलाया जाए तो आप कश्मीर में कुछ चेंजेस देख सकते हैं। देखिए, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आज जो है भी जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि से आप 5% लोग जो है भी वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कृपया करके आप अपनी टीवी चैनल्स पे देख लें कि क्या कोई भी मिनिस्टर, कोई भी लेजिस्लेटर अस्पताल गया उन लोगों को देखने के लिए जिनकी आंखों में पेलेट गन के चोट लगे, जिनकी टांगें टूट गई, या उन लोगों से मिले जिनकी मार पिटाई हुई। 2 दिन पहले खरीव एक जगह है जी पुलवामा में, वहां पर रात में पुलवामा स्थित राष्ट्रीय राइफल्स की आर्मी की एक ब्रिगेड आई, उन्होंने बिजली काटी और अंधाधुंध लोगों की पिटाई करी जिसमें 2 आदमी मारे गए। सबसे पहले जो लेजिस्लेटर्स हैं जी, उनका ये दायित्व है कि वो लोगों में जाएं। अगर लोगों ने उनको वोट दिए तो दिस इज द टाइम फॉर देम टू गो बैक, वहां पर वो जाए और वहां पर सकारात्मक मैं अगर एक बात कहना चाहूं, आप जब तक सकारात्मक कदम नहीं उठाएंगे, आपकी बात आप सकारात्मक कदम की कह रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और 5% जो लोग हैं, हमने कहा वो भी अपने ही लोग हैं, लेकिन अगर उनको राह पे लाना है तो बातचीत करनी होगी। उसी के लिए सारी बातचीत हो रही है और सिक्योरिटी पर्सनल्स भी उतने ही घायल हुए हैं जितने लोग हुए हैं। उनकी संख्या को हम शायद जोड़ना भूल जाते हैं। राजीव त्यागी साहब कुछ कहना चाह रहे, संक्षेप में राजीव जी कहिएगा, क्योंकि मुझे और लोगों से सवाल पूछने। देखिए, मैं सुशील पंडित जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि धरातल पे निश्चित रूप से प्रशासन को कार्य करना होगा और कार्य करने के लिए उसको एक माहौल चाहिए होगा और माहौल क्रिएट भी करना पड़ेगा जिससे बातचीत हो पाए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मीर साहब ने कही, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि वहां पर जिस तरह से सभी वर्गों को और सभी लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा और सन 46 से भी सेपरेटिस्ट की बात रही है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, स्वीकार करना चाहिए हमको। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा एक आग्रह है नरेंद्र तनेजा जी से, कोई राजनीति नहीं है। देखिए, पीडीपी का स्टैंड अलगाववादियों को लेके कुछ और है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ और है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सिर्फ बहुत क्लियर ये है कि जो संविधान के दायरे में रह के बातचीत करना चाहें
तो उसमें पीडीपी को भी बात करनी चाहिए हुर्रियत के नेताओं से या हुर्रियत के अलगाववादियों से। क्या वो मुख्यधारा में आना चाहते हैं, क्या वो बातचीत करना चाहते हैं, तभी जाकर के हमें कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रजातंत्र में जब कहीं आग लगती है तो सभी दलों का ये योगदान होना चाहिए। उसी कलेक्टिव एफर्ट की बात आज पार्टी अपना हाथ बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि जहां आपको सहयोग चाहिए हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना, क्योंकि दिल को पढ़ने के बाद आप सियासत बेहतर करते हैं। जी बिल्कुल। तनेजा साहब शॉर्ट रिप्लाई, क्योंकि मुझे राजन जी से सवाल पूछना है। शॉर्ट रिप्लाई आपका। नहीं, आपने मुझे बहुत लंबे समय के बाद वो दिया है, तो थोड़ा समय मुझे दीजिए। इतने सारे सवाल हमारे बारे में ही हैं, तो इतना तो वक्त दीजिए। नहीं, आपके पास पर्याप्त वक्त है, लेकिन और भी वक्ता है डिबेट में, बोलिए। नहीं, मैंने ऐसा मना नहीं किया है ना, ऐसा मैंने नहीं किया। मैं इतना इग्नोरेंट भी नहीं हूं, है ना। देखिए, हुर्रियत की जहां तक बात हुई, मेरा हुजूर सिर्फ ये कहना है कि हमारा ये कहना है, चाहे कोई भी हो, हुर्रियत उसमें शामिल है। कोई भी जो संविधान है उसकी जो बात, उसके अंदर रह के बात करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो पूरी समस्या का हल करना है, पॉलिटिकल सोल्यूशन देखना है। आज गृह मंत्री ने भी बार बार उसी की बात करी है, उसी के बारे में बात करी गई है। अच्छा, और जहां तक ये बात हुई कि देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के, मैं कहता हूं कि हमारे देश का हर नागरिक भी यही बात कर रहा है। राजीव त्यागी और उनकी पार्टी भी यही बात कर रही है, चाहे वो वहां बच्चे हैं, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। किसी को भी कहीं कोई तकलीफ होती है, पैलेट गन लग रही है या कोई उनको दूसरी तरीके से आघात हो रहा है, हम सबको इसका बहुत दुख है और सबको मिलकर के इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए, ये बात वहां की जो समस्याएं सब लोग जानते हैं। जैसे मेरे एक साथी ने कहा, को पैनलिस्ट ने, कि सन 47 से भी पहले की समस्या है। तो अब दूसरी बात है कि जिस तरह का वो अभी माहौल चल रहा है और पूरे देश एक आवाज में बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी से लेकर के देश का हर नागरिक, हर राजनीतिक दल एक आवाज में बोल रहा है। पॉलिटिकल प्रोसेस इसी को बोलते हैं, वो शुरुआत हो चुकी है। और जहां तक तैयारी की बात है, पूरा देश चाहता है कि वहां पे अमन आए। कश्मीर के बिना हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और वहां के एक बच्चे को आंख में तकलीफ हो जाए, इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान को दर्द हो रहा है। ये कश्मीर के लोगों को समझना होगा। और ये समझना होगा कि इसके पीछे जब बच्चे आगे करे जाते हैं और पीछे से लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमला करते हैं, वो लोग जी चलिए, मैं आता हूं आपके पास में, लेकिन फिलहाल राजन तिवारी के पास जाना चाहूंगा एक सवाल लेके। करना पड़ेगा। जी, एक छोटा सवाल है तनेजा साहब से। एक मिनट रुकेगा। मैं राजन जी के पास जाना चाहता हूं। राजन जी, जिस 5% की बात कर रहे हैं जो आज मुख्यमंत्री ने कही, हर चीज में हम पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि क्या कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए या इसका एक सकारात्मक हल निकले? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और कश्मीर में बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जो नहीं चाहती हैं कि इसका कोई हल निकले। और इसका एग्जाम्पल है कि जब वाजपेयी साहब ने एक तरफा सीज फायर किया था, हमें लगता 2001 या 2000 का नवंबर महीना था वो, और उसके बाद जिस तरह से चीजें आगे बढ़ाई जानी थी, जो डिजाइन था, कैसे उसे फेल किया गया। अगर उस पर जाएं, और उस समय बहुत सारे, उसके बाद इलेक्शन 2002 के इलेक्शंस हुए। इलेक्शन से पहले लोन साहब की हत्या हो गई, उससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जो भी बातें पीछे से होती रही होंगी, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। ऐसा माहौल उस समय बना हुआ था कि हिजबुल मुजाहिदीन इलेक्शन में भी आ सकता है, लेकिन वो सब हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी ताकतें हैं वहां पर जो ये नहीं चाहती। वो गवर्नमेंट में भी हैं, गवर्नमेंट से बाहर भी हैं, वो मतलब तमाम तरह के लोग हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं। और उन इंटरेस्ट के बीच में एक रास्ता निकालना ये बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तक इसमें फेल होती रही है। उसकी वजह शायद ये है कि हम जहां ये संविधान और इस तरह की चीजें, ये दायरे बांध देते हैं, चौहद्दी बांध के बात करेंगे तो कश्मीर जैसी समस्या का हल निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो 5% की बात महबूबा मुफ्ती ने कही, वो 5% बाकी 95% को लीड कर रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। वो 5% 95% कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी को लीड कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तभी स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। अदरवाइज 5% को कंट्रोल करना बहुत आसान काम है।
लेकिन 5% लेकिन हो नहीं रहा है, जो लोग जुड़े हुए हैं हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। वही नहीं, शेष नारायण सिंह साहब, ये जो 5% की बात है जी, ये नहीं हो पा रहा है। तो मैं शेष नारायण सिंह साहब से यही सवाल लेके जाता हूं कि ये जो 5% है, आप इनको कैसे पहचान लूं? हाँ जी, पूरी मैं अपनी बात पूरी जी 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 मैं अपनी बात पूरी कर लूं जनाब जी। हाँ, मैं एक चीज और यहां कहना चाहूंगा। जब मैं कश्मीर में रहा हूं 4-5 साल, जो बहुत टर्मोइल के दिन थे, और 2002 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले मैंने बहुत सारे अलगाववादी नेताओं से बात की। गिलानी साहब से कई बार बात हुई। एक बार उन्होंने कहा कि सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देन है। मैंने कहा कैसे? मैं भी चौंक गया, दिल्ली से गया हुआ था, तमाम तरह के अपने अलग तरह के परसेप्शंस थे। उन्होंने कहा कि 88-89 का जो इलेक्शन हुआ था, 8 लोग हम जीते थे या 12 लोग जीते थे, 15 जीत जाते तो क्या होता, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया और ये सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। मैं गिलानी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे इश्यूज पे बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जा रही हैं। और राजनाथ सिंह का जहां तक ये सवाल है कि वो गए, तो मैं इस बात से, डार साहब या कौन बोल रहा था कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया, मुझे भी लगता है कि बिना होमवर्क और जल्दबाजी में कदम उठाए जा रहे हैं। तो जब तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में बात कर सकते हैं, श्रीनगर में बात कर सकते हैं, जम्मू में बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, पीडीपी से बात कर सकते हैं, कांग्रेस से बात कर सकते हैं, सज्जाद लोगों से बात कर सकते हैं। बात तो आपको गिलानी से और बाकी लोगों से करनी पड़ेगी, और उसकी तैयारी कहां है जी? वो तैयारी दिखनी चाहिए। आप पहले उनको किनारे कर देते हैं, आप उनको किनारे करते रहेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी जी। तो शेष नारायण साहब, इसी सवाल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं आपके पास, जो यहाँ पर तिवारी साहब कह रहे हैं कि कुछ पुरानी चीजें हैं जो अभी भी खटक रही है, जहां पर आप ग्रिप बिठाना चाहते हैं, बैठ नहीं रही है, तो क्या राजनाथ सिंह साहब गए, बातचीत हुई, लेकिन वो हिस्सा, वो चीज उन्होंने छोड़ दी, वो तैयारी उन्होंने अधूरी रखी जहां पर थोड़ा और काम करने की जरूरत थी? भाई, उस संविधान की जो बात होती है, तो संविधान तो जितने भी लोग मेन 9 पॉलिटिकल पार्टीज में, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सब संविधान के शपथ लेके ही तो हमारे यहाँ मंत्री बनते हैं। लेकिन जो असली तो मुसीबत वो है जो संविधान नहीं मानते। वो लोग तो भारत का, कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते ही नहीं, वो तो कुछ और मांगते हैं। तो और उनको पूरी की पूरी जो बदमाशी की, जो आर्थिक सपोर्ट की, हथियार की, तथाकथित मॉरल सपोर्ट का जो वहां पे पाकिस्तानी फौज दे रही, जो आईएसआई से उनको मिल रहा है, और उनका उसी में जो कहा गया ना, बहुत सारे लोग नहीं चाहते। तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो 95% लोग शांति, जैसे हम लोग हैं, शांति चुपचाप बैठे रहेंगे। तो चाहे जिस स्तर पे बात होगी तो वो तो करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आजादी की डेफिनेशन कश्मीर के संदर्भ में बिल्कुल गलत समझी जाती है। एक तो इतिहास को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कश्मीर में आजादी जो है, अकबर ने जब कब्जा किया था तब से वो अपने को गुलाम मानते थे, और जिस दिन राजा ने, डोगरा राज खत्म हुआ और भारत के साथ सरदार पटेल की प्रेजेंस में विलय के दस्तखत पर राजा ने दस्तखत किए, 26 अक्टूबर था कि 26 सितंबर 1947, उसको वो आजादी का दिन मानते हैं। तो आप आजादी की, उनकी आजादी की डेफिनेशन को घालमेल मत करिए। वो भारत से विलय को आजादी माना गया था 1947 में, और उसके बाद राजा जो था वो आइसोलेट हुआ था। ये बातें माननी पड़ेंगे। और ये जो इनका ये वहां पे जो लोकल लेवल पे झगड़ा होता है, 65 में अयूब ने किया था, और नतीजा क्या हुआ? 53 में भी यही हालात थे। मेरे सामने किताब रखी है, दीनदयाल जी उपाध्याय ने पब्लिश किया है जी। इसमें 9 जनवरी से 23 फरवरी तक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में खतों किताबत हुई है। कश्मीर का पूरा डिटेल, हर पार्टी जो नेशनल पॉइंट है इसमें हाईलाइटेड है। पूरी नहीं पढ़ सकता मैं आपके सामने, लेकिन उसमें ये बात बार बार कही गई है कि भाई लोग, ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भी एडमिट किया है। तो आप इस बात को, कश्मीर को आप नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर, एक अरुण नेहरू थे, वो लॉ एंड ऑर्डर समस्या मानते थे कश्मीर को। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर समस्या मानेंगे कश्मीर को, कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ है और कश्मीरी अवाम ने अपने आप को हिंदुस्तान से विलय किया है, राजा और उसकी एक जेवी संगठन था प्रजा परिषद, अगर उस इतिहास को आप कंडेम नहीं करते, और ये लोग जो हैं उसका रिवर्स वर्जन है,
जो ये श्रीमान जी हैं, जैसे राजा के एजेंट्स थे वो लोग, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तानियों के एजेंट हैं, जिन्ना के एजेंट हैं, जिन्ना के वारिसों के एजेंट हैं। तो ये हुर्रियत वालों से अगर आप बात नहीं करेंगे तो कश्मीर में भाई आप शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि आप लोगों से जहां सारे लोग तो हमारे साथ हाई है, जहां समस्या है वहां तो हाथ रखना ही पड़ेगा। नरेंद्र जी, जहां पे प्रॉब्लम है उनको एड्रेस, बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र तनेजा साहब, आज गृह मंत्री से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें मत बताइए, उन्हें पता है कि समस्या क्या है, लेकिन क्या समस्या को जो नजरिया है देखने का इस वक्त जैसे देख रहे हैं राजनाथ सिंह की जो बात थी, क्या उससे हटके भी देखने की जरूरत है? नहीं, राजनाथ सिंह को जिस सरकार उनकी चीफ मिनिस्टर ने, सुनिए, बीच में उन्होंने, नहीं प्लीज इसको सुन लीजिए, मेरी गुजारिश है, राजनाथ सिंह को जिस तरह से ट्रीट किया है उनकी चीफ मिनिस्टर ने कि साहब बीच में बातचीत चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने कॉल ऑफ कर दिया, ये अनकॉल्ड फॉर है। वो भारत के गृह मंत्री हैं और सरदार पटेल जिन्होंने कश्मीर को भारत में मिलाया था, उनके वारिस हैं, और ये जो बदतमीजी की है महबूबा मुफ्ती ने, इसके लिए उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। जी तनेजा साहब, देखिए, जहां तक हमारी सरकार, होम मिनिस्टर खुद वहां 2 दफे जा चुके हैं और भी बहुत सारे लोग वहां लगातार जा रहे हैं जिनकी चर्चा अखबारों में नहीं हो रही है, टेलीविजन पे नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, हमारे सामने 2 बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। एक तो यह है कि अभी आज से 60 दिन पहले तक, 3 महीने पहले तक वहां के क्या हालात थे, वहां पे तमाम टूरिस्ट जा रहे थे, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, चारों तरफ जो है वो माहौल क्या था। अब ऐसा क्या हुआ है कि एक टेररिस्ट जो है उसको मारा गया, उसके बाद ये सारी बात शुरू हुई। तो क्या जो पिछले जो कई सालों से वहां जो अमन चल रहा था, चैन चल रहा था, प्रोग्रेस चल रही थी, इतना वहां पे जो है जब वहां पे बाढ़ आई, पूरे देश ने जान लगा दी, हमारे सिपाहियों ने जान लगा दी, वो देखिए उसको हमको संदर्भ में रखना पड़ेगा, वो रेफरेंस पॉइंट है। ये जो पिछले 48, 49, 50 दिन के अंदर जो हुआ है एक टेररिस्ट को मारने के बाद, ये ऐसा क्यों हुआ है, वो कौन सी ताकतें हैं, समस्या के हल की तरफ की बात कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट, लेट मी प्लीज कंप्लीट। हमको, और दूसरी तरफ उन ताकतों का ये कहना, उन कुछ ताकतों का ये कहना है कि भाई अगर आप हमसे बात करेंगे तभी बात होगी और हम संविधान में बात नहीं करेंगे, और उन ताकतों को ये डिक्टेशन देना कि भारत साथ में पाकिस्तान से बात करे। जी आऊंगा राजीव जी आपके पास। हुजूर मैं बोल लूं, आप फिर उसके बाद बोल लीजिएगा प्लीज। उसको उनका हमको ये डिक्टेशन हिंदुस्तान को देना, 126 करोड़ हिंदुस्तानियों को देना कि पाकिस्तान से भी आपको साथ बात करनी पड़ी। देखिए, हम कश्मीर हमारा मसला है, हमारा जो चुनौती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम आजाद कैसे कराएं, या अपनी जो बात है हम कैसे करेंगे, संविधान के अंतर्गत करेंगे। लेकिन जो भी बात करना चाहता है, जो भी अमन मनाना चाहता है, जो वहां की मुश्किलें उसके बाद में बैठ के बात करना चाहता है, गृह मंत्री ने तो कहा मेरा दरवाजा खुला है नेहरू गेस्ट हाउस का, आइए, और तमाम लोग आए भी, बहुत सारे लोग आए। आप थोड़ा इंतजार करिए, आपके सामने और डिटेल आएंगी, कितना बढ़िया कश्मीर की जनता ने, कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर की सोसाइटी ने, पॉलिटिकल सोसाइटी ने उसका रिस्पॉन्स दिया, और आके गृह मंत्री से बात करिए। लेकिन क्या हम इस पूरे जो वाकया है, पूरी कवायद है, उसमें हल की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम इस इतनी लंबी जो समस्या चली आ रही है उसमें, हाँ तो चलिए बिल्कुल हल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और इसी चर्चा को आगे बढ़ाना है कि क्या हम एक हल की तरफ बढ़ रहे हैं, और कश्मीर जो एक समस्या 50 साल से ऊपर की है उसको हम हल कर पाएंगे, और किन मुद्दों पे हल कर पाएंगे, किससे बातचीत होगी, क्या राजनीतिक समाधान कश्मीर का हो सकता है, इस पर होगी इस ब्रेक के बाद चर्चा। सभी डिबेट में हमारे अतिथि बने हुए हैं, तुरंत लौट के आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आवाज अड्डा पर आज बातचीत हो रही कि कश्मीर समस्या का समाधान कैसे निकले, वहां पर अमन का दुश्मन कौन है जो नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन शांति आए, और कैसे हम उसके हल तक मिलेंगे। तो ब्रेक के पहले हमने मौजूदा हालात पर चर्चा की, लेकिन अब जो चर्चा का मुख्य फोकस है वो यही है कि आखिर हम इसके हल तक कैसे पहुंचेंगे। सुशील पंडित साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो हम अगर सिर्फ उंगलियां उठाएं या ये देखें कि यहां दिक्कत है, वहां दिक्कत है, ये वो नहीं कह रहा, ये नहीं मान रहा, लेकिन क्या हल दिखाई देता है आपको इसका? आखिर हम किस तरीके से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? देखिए, समस्या का हल निकालने के लिए कुछ ऐसी बातें करनी होंगी जो हम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपने प्रशासन के निर्णयों में थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है। अफजल गुरु से बड़ा रुतबा नहीं था बुरहान वानी का, लेकिन बुरहान वानी की
मुठभेड़ में मृत्यु के बाद इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ जो कि अफजल गुरु की फांसी के बाद नहीं हुआ? उसकी एक ही वजह थी, इस प्रशासन को न जाने क्या तजवीज किसी ने दी कि आप हीलिंग टच और रीचिंग आउट शव देकर और उस पर जनाजों का तमाशा बना करके कर सकते हैं। और उस जनाजे का ऐसा तमाशा बना कि आपके हाथ से स्थितियां निकल गईं, आपने कर्फ्यू लगाया और कर्फ्यू की बेहुरमती हुई। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर हम अब थोड़ा मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सुशील सके। जी, अगर थोड़ा पॉइंट वाइज बताएं कि सॉल्यूशन क्या है। मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन अगर पॉइंट वाइज आप अगर 2-3 पॉइंट बताएं कि ये कंटेन करना है। मैं वही बता रहा हूं, कंटेन करना। दूसरी चीज, पाकिस्तान को कंटेन करना इज द ओनली सोल्यूशन। पाकिस्तान को इंटरनेशनल। साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मैं सभी से उनके पॉइंट वाइज, बल्कि आप अपना पॉइंट तैयार कर लीजिए, मैं पॉइंट वाइज ही सुझाव लूंगा सुशील जी के बाद आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात इन्होंने की, 650 से ज्यादा पत्थरबाजों को जेल से छोड़ दिया गया बिना शर्त। आप प्रशासन में रह करके ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो जमीन पर आपकी स्थिति बिगाड़ने में मददगार होते हैं। आप जब भी कोई मुठभेड़ होती है, सुशील साहब मैं समझ गया, जो हुआ वो समझ गया, मैं सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहा हूं। करना क्या है? मैं सॉल्यूशन की तरफ ही बता रहा हूं। कल और मुठभेड़ें होंगी। क्या प्रशासन, क्या मुख्यमंत्री अपने आप को मुठभेड़ से अलग करेगा? इससे तो और ज्यादा अलग रखेगा या इमरान डार जैसे लोगों की बात सुनेगा? दिक्कत यही है कि प्रशासन के मन में भारत के प्रति निष्ठा साहब, आप सोल्यूशन नहीं बोल रहे हैं, नहीं आती है। मुझे सबसे सोल्यूशन लेना है। डॉक्टर साहब चलिए आप ही के पास आ रहा हूँ। मुझे 3 पॉइंट बताइए कि क्या सोल्यूशन दिखता है। चाहते नहीं है, मुझे 3 पॉइंट्स बताइए क्या सोल्यूशन है। कि आप सोल्यूशन चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप बताइए सोल्यूशन क्या हो सकता है। पूछ रहे सोल्यूशन, आप कभी सोल्यूशन नहीं दे सकते। एक मिनट डॉक्टर साहब आप अपने 3 पॉइंट बताइए। दे रहा हूं। बिल्कुल, आप वहां पर आतंकवादियों के जनाजों पर तमाशे बंद करवाइए। जी एक से सुशील जी बात आई। आपने अगर आपका अलग मत दिखाइए। आप वहां पर सुरक्षा कर्मियों को लोगों के रहमो करम पर वहां के प्रदर्शन। जी सुशील जी समझ गए आपकी बात, लेकिन अब चूंकि सॉल्यूशन की बात करनी है इसलिए मैं सबसे कुछ पॉइंट्स लेना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आपके 3 स्पेसिफिक पॉइंट मुझे बताइए। ये सोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं ना। आप बोलिए। ये तो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करेंगे। नहीं आप बताइए। देखिए सबसे पहले जो हमने हमेशा बात ये की थी कि अगर मैंने स्टार्ट में भी ये बोला था कि 2010 में जो इंटरलोक्यूटर्स रिपोर्ट आई थी बहुत वाज़ह तरीके पे उस पर डिलिबरेशंस हुई थी उस रिपोर्ट पे। ये बहुत सही रहता कि अगर पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती, उसको ओन करती उस रिपोर्ट को, कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई है जो हालात अभी है, उस टाइम पे भी ऐसे ही हालात थे, उस टाइम पे भी जो है कश्मीर जल रहा था। तो 2010 के और अभी के हालातों में ज्यादा फर्क है नहीं। आप सबसे पहले उस रिपोर्ट को ओन करिए और जो रिकमेंडेशंस उस रिपोर्ट में दी गई है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सगीर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट आई थी, प्राइम मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब कमेटी बनी थी। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिन्होंने जो यहाँ पर पहले आप बात करते तो दीजिए ना पंडित साहब, आपने बहुत बोल लिया, अब आप हमारी बात भी, आप तो सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। आपका काम है सिर्फ आग लगाना, सड़क पर आप तो सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं पूरी, उनकी बात। अगर ये सोल्यूशन मांग रहे हैं तो हम सोल्यूशन दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? सुशील जी बोलने दीजिए उन्हें। सोल्यूशन सुनने में क्यों नहीं सुनना चाहते आप सोल्यूशन? प्रदर्शन रिपोर्ट्स की आप क्यों नहीं सुनना चाहते? अगर हम बोल रहे हैं, अगर हमारा व्यू पॉइंट, क्यों नहीं आप सुन? आपको सुनने में क्या गरज था? तो वही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यही प्रॉब्लम थी। चलिए आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। राजीव त्यागी साहब, एक सवाल आपके पास आता है, फिर आप अपना एक सोल्यूशन पॉइंट भी दीजिएगा कि क्यों उन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में देरी हुई है, उन्हें किया नहीं किया। देखिए, जैसे कि शेष नारायण साहब ने कहा कि कश्मीर की समस्या मसला जो है इस टाइम पे 2016 है। क्या मुझे बोलना है? त्यागी साहब आपसे पूछा मैंने। हाँ,
तो उस हिसाब से कश्मीर में जिस तरह से 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार ने कार्य किया था, एक शांति की बहाली हुई थी। 2008 में जरूर डिस्टर्ब हुआ कश्मीर, उसके बाद लेकिन बिल्कुल शांत रहा। अब बात होती है कि वर्तमान सरकार को क्या क्या कार्य करने चाहिए। पहला कार्य तो ये करना चाहिए, अगर कांग्रेस को ये मानते, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस आज बिल्कुल साथ खड़ी है हम लोगों के, हम साथ खड़े, हम शांति चाहते हैं पूरे देश में, लेकिन क्या पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एक नकबे में पिट जाएगी या एक ही तरह से बात करेगी? पीडीपी जिस तरह से कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, तो उनको सबसे पहले साथ में बैठना पड़ेगा और अपना जो कॉमन प्रीमियम प्रोग्राम है उस पर पहले डिस्कशन कर ले पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, तो हो सकता है कि एक बेहतर हल कश्मीर में मिल जाएगा। रही बात अब बुरहान वानी की, जो आपने बात की थी, बुरहान वानी के बाद में उसके जो वो हुआ एनकाउंटर, उसके बाद जो जनाजा निकला, उसके बाद ये सब चीजें हुई। अफजल गुरु को, जैसा कि कहा पहले भी, अफजल गुरु को हम लोगों ने फांसी देकर तिहाड़ में दफन किया था, जिससे कि ये सब चीजें ना हो। क्या स्टेट इस पॉलिसी को लेके आएगा कि जो भी आतंकवादी इस तरह की घटनाएं करता है, उसका एनकाउंटर होता है, उसको शरीर को वापस नहीं दिया जाएगा परिवार को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवार को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहा है, भारत की संप्रभुता को नष्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक ये चीज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, यहाँ डार साहब भी बैठे हैं, सुशील पंडित जी भी बैठे हैं, कश्मीर से ही दोनों हैं, दोनों को बैठ करके हल करना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों को भी बैठना पड़ेगा और कश्मीर के और अन्य लोगों को, मुस्लिम लोगों को भी बैठना पड़ेगा। अगर बड़े दिल से लोग बात बैठेंगे तो निश्चित रूप से सरकारें जो है ना समाधान करेंगी। चलिए, मेरे पास समय अब कम रह गया, मुझे सबकी राय लेनी है। तनेजा साहब संक्षेप में दीजिएगा, दो पॉइंट जो अब सरकार यहां से उठाएगी कश्मीर की समस्या के हल की तरफ बढ़ेगी। सिंह जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी वारिस हैं, वारिस नहीं है, राजनाथ सिंह जी पटेल साहब की जगह में बैठे हैं, तो राजनाथ सिंह जी को जिस तरह से ट्रीट किया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से, तो वो भी चिंता का विषय है। मेरे त्यागी साहब, आइए आपकी बात समझ में, चूंकि समय कम है, मैं सबसे पॉइंट वाइज ले रहा हूं। नरेंद्र तनेजा साहब संक्षेप में। तीन पॉइंट मैं आपको कहूंगा, आप 3 पॉइंट मांग रहे हैं। देखिए, पहली वजह से प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, इंसानियत और जमहूरियत, इससे बड़ी कोई चीज भारत जैसे देश के लिए नहीं होती। लेकिन जो 3 पॉइंट है हमारे लिए, कश्मीरियत की हम लोग सब बात कर रहे हैं, दरअसल कश्मीरियत है क्या? कश्मीरियत का मतलब यह है कि आपका मजहब कुछ भी हो, है ना, लेकिन जो आपको वहां पे अमन चैन से रहना है और पूरे जो हिंदुस्तान के 126 करोड़ लोग हैं, दिल से दिल मिला के उनके साथ रहना, यही कश्मीरियत है। कश्मीरियत को कह रहे हैं, लेकिन कश्मीर में सबको इसको मानना पड़ेगा, उसका चाहे मजहब कुछ भी हो। दूसरी बात, ये बात हकीकत है कि वहां पे एक आबादी के प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, कायदा प्लीज, है ना। अच्छा, वहां जो एक रेडिकलाइजेशन वहां पे एक तबके का हुआ मजहबी लाइन पे, जो पाकिस्तान का पैसा और पाकिस्तान की ट्रेनिंग से हुआ, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान एक सेकंड, एक सुन लीजिए, उसके बाद अपनी टिप्पणी करिएगा। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, 126 करोड़ हिंदुस्तानी जब तक अमन से नहीं रहेंगे, जब तक चैन से नहीं सोएंगे, जब तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां हमारे लोग जो है वो आजाद नहीं होते और पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। चलिए, मैं तनवीर साहब आपके 2 पॉइंट बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अभी आप विपक्ष की भूमिका में मत रहिए, समय कम है मेरे पास। तनवीर साहब, आपकी तरफ से क्या सोल्यूशन है? भाई, हम लोगों को भी टाइम जी बिल्कुल, सबको मिलेगा। मैं आ रहा हूं तनवीर साहब, अगर आप मुझे संक्षेप में बताएं जल्द। जी, मैं देखिए साहब, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस, या वो फेज आए जिसमें वायलेंस नहीं हो रही है, क्या उसका मतलब ये है कि कश्मीर प्रॉब्लम का समाधान हो गया? जो लोग ये समझते हैं वो मेरे ख्याल से बेवकूफी की दुनिया में रह रहे हैं। कश्मीर का समाधान ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल पोजीशन है, प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन तभी होगा जब भारत सरकार, देखिए 1 मिनट, मैं अगर अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अगर अपनी बात पूरी कर लूं और आप टेलीविजन पे आप प्रयोग कर रहे हैं, आपको इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
आपको इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हम आपसे, करनी पड़ेगी, बिल्कुल सहमत नहीं आपसे। इस सिचुएशन मीर साहब ये कह रहे हैं कि आपको इसको करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। चाहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं राजेंद्र तिवारी साहब आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र तिवारी साहब, क्या हल होगा कश्मीर समस्या का आपकी नजर में? पीओके की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये सिर्फ ये केवल मुझे लगता है जी तिवारी, मुझे लगता है पॉलिटिकल रिटोरिक एंड नथिंग। मुझे लगता है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने स्तर पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करनी चाहिए, जो शायद शुरू भी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का जाना इस बात का प्रमाण है, लेकिन इसके लिए होमवर्क की जरूरत है, जिसमें उन सारे लोगों को शामिल किया जा सके जो इस समस्या की जड़ हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये सुनने में आया है और राजनाथ जी ने भी बोला है कि अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन कोई जाएगा। तो मेरा कहना है कि इस देश का जो पॉलिटिकल क्लास है, सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इस देश का जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी अपने स्तर पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस कश्मीर में शुरू करे, जो एक तरह से हम लोगों को मानसिक तौर पर इंटीग्रेट करने का काम करेंगे उसके जरिए। तीसरी बात कि अभी तक हम इधर हल्ला मचाते रहते हैं, नारेबाजी करते रहते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, या तमाम तरह के सेमिनार और सभा गोष्ठी सब होती रहती हैं। मेरा मानना है कि एक सिविलियन के लेवल पर भी एक प्रोसेस कश्मीर के अंदर शुरू होनी चाहिए। यहाँ के लोग जाए, लोग बात करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी बातों पर तवज्जो दे और उससे देखे। उससे मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तस्वीर सामने आएगी और ज्यादा बेहतर रास्ता दिखाई पड़ सकेगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, 2002 का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उस इलेक्शन के बाद मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे। उस इलेक्शन के बाद मुफ्ती साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीजें बहुत सामान्य हो गई थी। उसी दौरान उड़ी और मुजफ्फराबाद का रास्ता खुला था, लोगों में बहुत उत्साह था। इस तरह की चीजें भी करने की दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कोई भरोसा बहाली हो पाएगी। शेष नारायण सिंह जी, आखिरी में आपके पास आ रहा हूँ, क्विकली आपको बताना होगा, समय कम है, लेकिन क्या उपाय आपकी बहुत अनुपम खेर जी कहाँ, पाकिस्तान को कंटेन करना पड़ेगा, पाकिस्तान को कंटेन करना पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पे करना पड़ेगा कि जिस तरह से इन लोगों को दाना पानी बंद करें, हुर्रियत वालों को, जो सारी घाटी में जो मुसीबत की जड़ हैं। अभी राजेंद्र भाई ने जो कहा कि जड़ पे जाइए, तो पहला तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली कंटेन करिए, पाकिस्तानी फौज का दाना पानी बंद करवाइए, अपने दोस्त बराक से कह के, उससे बड़े अच्छे संबंध हैं आपके, क्योंकि अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हुर्रियत वालों का रोटी पानी बंद हो। कश्मीर में सामान्य स्थितियां हो जाएंगी तो पाकिस्तान को कंटेन करना आसान होगा। अरे बाबू, दूसरी बात तो सुन लो यार। दूसरी बात ये है कि इनको इसको लॉ एंड ऑर्डर न मान के पॉलिटिकल प्रोसेस मानना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है करेंगे आप तो कश्मीरियों का ही दाना पानी बंद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कश्मीरियों का दाना पानी बंद करने जैसी बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा पाकिस्तान कौन कह रहा है यार, हुर्रियत वालों की बात कर रहा हूं मैं। ये बिल्कुल गलत बात है, दाना पानी बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ये बोला कि हुर्रियत का दाना पानी बंद करेंगे, तो आप तो सीधे ओपनली बोल रहे हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं हम दाना पानी बंद। उन्होंने आपको नहीं कहा, डार साहब, उन्होंने कहा कि जो ऐसे तत्व हैं जो कश्मीर में और शांति नहीं चाहते, आप गलत तरह से चीजों को ले रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट है वहां पर। इमरान डार साहब, आप गलत तरह से चीजों को ले रहे हैं। डार साहब क्या देखिए, पूरी चर्चा का, चलिए मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, पूरी चर्चा का जो अगर मैं सार निकालूं तो वो यही निकल रहा है और सबकी यही राय आ रही है कि आप बातचीत कीजिए, आप बातचीत कीजिए, आप सकारात्मक तरीके से बातचीत कीजिए और आपको भी जो कश्मीर का आवाम है और जो तमाम लोग हैं उनको भी एक सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि कोई अलग लोग नहीं है, अगर वहां किसी को गोली लग रही है, कोई घायल हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, कोई अलग लोग नहीं है, इसी देश का हिस्सा है और देश के बाकी राज्यों में समस्या होती है, वैसे ही इस राज्य की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए उसे हल करना पड़ेगा। बातचीत के लिए रास्ता खोला जाएगा, माहौल तैयार किया जा रहा है। उसमें यह है कि सबकी प्रतिभागिता एक पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से इसमें होनी चाहिए। फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशन की, किसी दूसरे देश से बात करने की कोई जरूरत नहीं है और हम सब आपस में मिल बैठ के ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो चलिए, आज की इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा। आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।